हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एस एडवेंचर्स। और जैसा कि डायग्राम से आपको पता चल रहा होगा कि आज हम लोग एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो जैसा कि हम लोग हर लेक्चर में करते हैं कि पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद उसके बारे में लिखते हैं, फिर डायग्राम। तो डायग्राम तो पहले से हम बना के रखे हैं टाइम बचाने के लिए। तो एक्सक्रीशन, पहले एक्सक्रीशन के बारे में बात करते हैं कि एक्सक्रीशन होता क्या है। ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसके थ्रू हमारे बॉडी का वेस्ट बॉडी के बाहर जाए, उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है, तो अब एक्सक्रीशन का नीड क्यों था? तो हम हमेशा लिंक किए थे, हम लोग उसको कैसे लिंक किए थे कि अब रेस्पिरेशन किए, अब रेस्पिरेशन के थ्रू जो मतलब हमारे बॉडी में स्टोर्ड एनर्जी था, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी था, वो ब्रेक डाउन हुआ तो एनर्जी निकला होगा, उसके साथ कुछ वेस्ट भी तो निकला होगा। फिर हम लोग जो खाते हैं, डाइजेशन करते हैं, उसके साथ भी कुछ वेस्ट निकला होगा। तो सब मतलब एक प्रोसेस के थ्रू निकलता है, जिसको बायोलॉजिकल प्रोसेस, जिसको कि हम लोग एक्सक्रीशन बोलते हैं। तो द प्रोसेस थ्रू विच वेस्ट ऑफ बॉडी गेट्स आउट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ठीक है, अब फिर बात करें कि मतलब जो जैसे कि हम लोग कॉम्प्लेक्स सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते जाते हैं, हमारा जो ऑर्गन होता है वो स्पेशलाइज्ड होते जाता है। अब स्पेशलाइज होने का मतलब क्या है, पहले भी बात किए हैं कि जैसे कि रेस्पिरेशन, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन क्या होता है, डिफ्यूजन, मतलब बाहर से वैसे ही डिफ्यूजन के थ्रू। ठीक है, तो और वैसे ही जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स होते जाता है, उसमें एक स्पेसिफिक ऑर्गन उसके लिए डेवलप हो जाता है। तो वैसे ही जैसे कि रेस्पिरेशन में हम लोग में लंग्स डेवलप हो गया था, तो वैसे ही हमारे एक्सक्रीशन प्रोसेस को करने के लिए हमारे में किडनी ऑर्गन डेवलप हुआ है, जो कि स्पेशली फॉर एक्सक्रीशन है। ठीक है, तो एक्सक्रीशन है। अब उसमें सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते हैं कि उसमें जो एक्सक्रीशन होता है ना, वो किस प्रोसेस के थ्रू होता है, डिफ्यूजन के थ्रू, वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है। अब किडनी के बारे में बात करते हैं, किडनी है क्या, किडनी का यूनिट क्या है? किडनी मतलब लाखों नेफ्रॉन उसका यूनिट है, जो नेफ्रॉन से मिलके बना होता है। अब नेफ्रॉन क्या है? तो नेफ्रॉन ये है, एक यूनिट है पूरे किडनी का। ये देखो, यहाँ से ये बोमेंस कैप्सूल इसको बोलते हैं हम लोग, ये कैपिलरीज है। ठीक है, कैपिलरीज है जिसके थ्रू ब्लड आता है यहाँ पे। ये टोटल 3 लेयर में है, यहाँ पे दिखा नहीं सकते, बस इतना जान लो कि टोटल 3 लेयर में है। यहाँ पे 2 लेयर इसमें होता है, 1 लेयर इसमें होता है। जो कैपिलरीज हम लोग पहले भी पढ़े हैं लास्ट क्लास में कि 1 मिलीमीटर जितना थिकनेस होता है, 1 सेल थिक होता है। ठीक है, तो यहाँ से ब्लड आया, यहाँ से फिल्टर हुआ, फिल्टर होके यहाँ से आया, फिर ये होता है, ये वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं पीसीटी। और ये पिन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये पिन लाइक स्ट्रक्चर, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर होता है जो सर में लगाया जाता है, इसको बोलते हैं हेल्लेज लूप। फिर ये आगे जाके फिर से ये थोड़ा सा मतलब क्वाइल्ड टाइप हो जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग डीसीटी। पीसीटी का फुल फॉर्म है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और इसको बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल इसको बोलते हैं हेल्लेज लूप। यहाँ पे हेल्लेज लूप पिन शेप्ड होता है, हेयर पिन शेप्ड। फिर यहाँ से आता है ये डीसीटी, फिर ये है कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है। तो अब इसमें एब्जॉर्प्शन, जो भी एब्जॉर्प्शन होता है, सब एब्जॉर्प्शन का काम होता है इसमें। यहाँ से तो ब्लड आ गया, अब जो क्या क्या एब्जॉर्ब करना है, क्या क्या एब्जॉर्ब नहीं करना है, वो इसमें होता है। तो ये जो कॉइल्ड पार्ट देख रहे हैं ना, पीसीटी में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। 80% के आसपास एब्जॉर्प्शन पीसीटी में हो जाता है, 80% के आसपास एब्जॉर्प्शन हो जाता है। अब एब्जॉर्प्शन कहने का मतलब क्या है? एब्जॉर्प्शन कहने का मतलब ये है कि जैसे कि अब हम लोग के बॉडी में जितना वाटर है, अब कितना मतलब हम लोग के बॉडी में रहना चाहिए। अब बॉडी से जितना वाटर है उसका आधा अगर वाटर निकाल दे तो फिर हम लोग डिहाइड्रेट हो जाएंगे, हम लोग बीमार पड़ जाएंगे, डेथ भी हो सकता है, डिहाइड्रेशन के कारण डेथ भी होता है। तो एक लिमिटेड अमाउंट में प्रोटीन्स
और ये प्रोटीन सब फिर से एब्जॉर्ब्ड हो जाता है, वाटर एब्जॉर्ब्ड हो जाता है, एब्जॉर्ब मतलब बॉडी में रिटेन हो जाता है वापस से, उसको बाहर निकाला नहीं जाता है। फिर यहाँ से मतलब ये हेनलेज लूप है, तो ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप है, ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप है। डिसेंडिंग मतलब नीचे घटते क्रम में, और असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में, ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि वाटर बाहर निकलता है, यहाँ पे ये वाटर के लिए परमिएबल होता है। बाकी जितना सॉल्ट्स है जैसे कि NaCl है, उससे बाहर नहीं इससे बाहर नहीं निकल पाता है, ये अलाउ नहीं करता है उसको बाहर निकले। ये है ये वाला जो है इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, जिसके बारे में हम लोग बात किए थे, लिम्फ, मतलब इसी के थ्रू एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ से ब्लड जो वाटर है, वाटर निकलता है बहुत सारा, मतलब निकला वाटर एब्जॉर्ब्ड हो गया। फिर इसमें NaCl, जैसे कि ये है एक ट्यूब ले लेते हैं, ट्यूब ले लिए, ट्यूब में वाटर भी है और NaCl भी है, ठीक है, नमक भी है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि वाटर को कम करते जा रहे हैं, तो धीरे धीरे जो है वो जो कप, जो वाटर पानी का ग्लास था जिसमें नमक और दोनों मिला होता, वो और ज़्यादा नमकीन होते जा रहा है। नमकीन क्यों होते जा रहा है? क्योंकि वाटर का कॉन्सेंट्रेशन उसमें कम होते जा रहा है और ये ज़्यादा और कॉन्सेंट्रेटेड होते जा रहा है। तो वैसे ही इसमें भी ये कॉन्सेंट्रेटेड होते जा रहा है। अब कॉन्सेंट्रेटेड होते जा रहा है, अब ऊपर जब जाता है ना, तो ऊपर जाते वक्त ये NaCl के लिए परमिएबल हो जाता है। NaCl इससे बाहर जाने लगता है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनलेज है, NaCl इससे बाहर जाने लगता है। तो जब वाटर निकला, पहले वाटर निकला, ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, फिर उसको मेंटेन करने के लिए NaCl भी निकला यहाँ से। अब ये जा कहाँ रहा है? तो जाता है यहाँ पे, इसमें इंटरस्टिशियल फ्लूइड के बारे में बात किए थे हम लोग, लिम्फ, इसका अपना सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है, इसका अपना सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। फिर ये जाके यहाँ पे, अब देखो इसका जो काम होता है, ये DCT है, इसका क्या काम होता है? कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। अब जैसे कि एग्ज़ाम है, ठीक है, एग्ज़ाम के एक दिन पहले, मतलब जैसे कि कोई कम पढ़ता है, कोई ज़्यादा पढ़ता है, कोई बहुत ज़्यादा पढ़ता है, तो बहुत ज़्यादा जो पढ़ता है ना, वो एग्ज़ाम से एक दिन पहले बहुत रिलैक्स्ड होता है कि बहुत काम किए हैं, मतलब पूरे साल हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एक दिन नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा। लेकिन जो कम पढ़ता है, मीडियम पढ़ता है, वो थोड़ा एग्ज़ाम के एक दिन पहले और ज़्यादा पढ़ेगा, ठीक है। और जो नहीं पढ़ता है वो तो मतलब समझ लो कि पूरा रात भर दिन भर वही ट्राई करता है। जैसे इंजीनियरिंग में मैक्सिमम लोग करते हैं कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ के और पास हो जाते हैं। मैं बहुत सारा वीडियोस आता है, तो वैसे होता है। तो यहाँ पे भी वही होता है कि अगर यहाँ पे से वाटर ज़्यादा मतलब एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, ज़्यादा लिक्विड है, तो यहाँ पे मतलब हार्मोन्स कुछ रिलीज़ करके उसको एब्जॉर्ब करवाया जाता है। क्योंकि हमारे बॉडी से ज़्यादा वाटर निकल जाएगा तो हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है वो। तो इस DCT का क्या काम है? कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। कंडीशनल वर्ड के आगे कंडीशनल लग गया, ठीक है। फिर ये कलेक्टिंग डक्ट है और कलेक्टिंग डक्ट से फिर ये एब्जॉर्ब होकर सारा काम होता है इसमें, ठीक है। तो ये सारा हो गया। अब इसके बाद हम लोग लिखते हैं कुछ, हाँ, तो लिखते हैं उसके बारे में कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीशन पहले एक्सक्रीशन का प्रोसेस लिख लेते, मतलब एक्सक्रीशन का एक डेफिनेशन होता है, मतलब जो भी है, द बायोलॉजिकल प्रोसेस थ्रू विच waste products of our body gets out, ठीक है। ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है हमारे बॉडी से बाहर आता है। द बायोलॉजिकल प्रोसेस थ्रू विच वेस्ट प्रोडक्ट्स of our body gets out, ठीक है। द बायोलॉजिकल प्रोसेस थ्रू विच वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ आवर बॉडी गेट्स आउट, ठीक है। एक्सक्रीशन सिंपली बस लिखना, उतना ज़्यादा इतना नहीं करना, लिख ले।
दूसरा पॉइंट, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, unicellular organisms remove their waste product through diffusion। अब लिखेंगे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, EXCREAT एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग consists of first 2 pair of kidney, 2 pair of ureter, urinary bladder, pair of kidney, urinary bladder और यूरेथ्रा। अब बात करें कि यूरिन फॉर्मेशन, उसके प्रोसेस के बारे में तो देख लिए, यूरिन फॉर्मेशन होता क्यों है, क्या होता है, तो उसके बारे में लिख लेते हैं। ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन अकर्स इन किडनी। क्यों होता है? टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी, just like CO2 is removed। किडनी का पोजीशन, बैक साइड ऑफ एब्डोमेन। जो हम लोग सोचते हैं ना, किडनी हम लोग का मतलब यहाँ पे है, शायद दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, किडनी जो हम लोग का ये फ्रंट साइड में होता है, फ्रंट साइड में नहीं, थोड़ा ये पीछे होता है, पीछे के साइड में, इस साइड में होता है थोड़ा, ठीक है। लिखिए, फिल्ट्रेशन यूनिट क्या है, जो अभी डायग्राम देखे थे हम लोग, फिल्ट्रेशन यूनिट नेफ्रॉन, ठीक है। नेफ्रॉन का डेफिनेशन लिखेंगे आगे कि मतलब नेफ्रॉन है क्या, यहीं पे लिख लेते हैं। नेफ्रॉन क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल्ड कैपिलरीज,
थिन वॉल्ड CAPLARIES थिन वॉल्ड कैपिलरीज, क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल्ड कैपिलरीज एंड नेफ्रॉन। ठीक है, ये लिख लिए। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, बताओ। बोर हो रहे हो सब, या लाइक वाइक कर दिया करो थोड़ा मोड़ा यार, और थोड़ा बच के रहो। मार्केट में 24 गो वेरिएंट घूम रहा है कोरोना वायरस का। मास्क वास्क थोड़ा लगाओ, सैनिटाइज़र वैनिटाइज़र लो। 24 गो वेरिएंट है। अभी तो नया आया है मार्केट में, कौन सा? डेल्टा वेरिएंट। जो कैपिलरी होता है, जो कि नेफ्रॉन, ईच कैपिलरी इन किडनी इज associated with cup like structure called Bowman's कैप्सूल। अभी बोमेंस कैप्सूल के अभी डायग्राम बनाए थे। बोमेंस कैप्सूल ये है, और इसमें ये ऐसे कैपिलरीज बहुत सारा जाता है और ब्लड ड्रेन करता है, इसमें जाता है, और इट फिल्टर्स ब्लड थ्रू 3 लेयर्स। इस दोनों के बीच में 3 लेयर होता है, ठीक है। फिल्टर्स ब्लड थ्रू 3 लेयर्स। अब ये मत बोलना कि मास्टर साहब को स्पेलिंग नहीं आता है, ब्लड BLD ऐसे, मतलब शॉर्टकट समझ लेना। तो फिल्ट्रेट कौन कलेक्ट करेगा? बोमेंस कैप्सूल। कैप्सूल कलेक्ट्स फिल्ट्रेट। जो हमारा किडनी है, किडनी फिल्टर्स 1100 से 1200 ml ऑफ ब्लड पर मिनट। अब सोच लो 1100 से 1200 ml ब्लड पर मिनट किडनी फिल्टर कर रहा है, तो मतलब 1 घंटा में कितना करेगा? और 1 घंटा में इतना कर रहा है तो पानी कहाँ से है? हम लोग तो बोले ब्लड 5 लीटर है, लेकिन ये तो 1 मिनट में इतना कर दे रहा है, तो 1 घंटा में कितना हो जाएगा? फिर होता है एक ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है, ग्लोमेरुलर रेट। ये होता है 125 ml पर मिनट, ठीक है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है ब्लड विथआउट प्रोटीन एंड कॉर्पसेल्स, ठीक है। उसको बोलते हैं जो मतलब जो वेस्ट टाइप निकला फिल्ट्रेट, ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अब नेक्स्ट पॉइंट ये पहले होता है पीसीटी के बारे में, और पीसीटी से फिर क्योंकि इंडिविजुअली पढ़ना नहीं है, पीसीटी डीसीटी
हेनलेज लूप के बारे में बस कलेक्टिवली पढ़ना है। फिर अभी इसके बाद है हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस हो जाएगा, तुम्हारा एक्सक्रीशन ख़त्म हो जाएगा। फिर एक क्लास में प्लांट एक्सक्रीशन और प्लांट ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट दोनों हो जाएगा। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज amino acids and water occurs in PCT। ठीक है, selective reabsorption occurs in DCT। सेलेक्टिव reabsorption occurs in DCT। ठीक है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है इन DCT। फिर और तो कुछ है नहीं, और है अभी ये पहले उतारो और बताते हैं। फिर इसके बाद कलेक्टिंग डक्ट में गया PCT, फिर हेनलेज लूप, फिर DCT, कलेक्टिंग डक्ट, फिर उसके बाद बाहर हो जाएगा किडनी से। फिर कहाँ से आएगा बताओ? यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, क्या लिखना है कि यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन स्टोर हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। उसके बाद क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर से स्टोर हो जाता है, और जब यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाता है तो एक रिफ्लेक्स जाता है ब्रेन को, जो कि मैसेज सेंड बताता है कि मतलब यूरिनरी ब्लैडर फुल हो गया और हम लोग को जाना पड़ता है टॉयलेट। ठीक है, तो उसके बाद उसको बाहर किया जाता है। यूरिन when urinary bladder is full, when urinary bladder is full, then a reflex, then a signal full जब यूरिनरी ब्लैडर फुल होता है और उसका जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो मस्कुलर होता है, तो स्ट्रेच जब होता है ना, देन यूरिनरी ब्लैडर गेट्स STRECHD stressed and a signal is sent to brain के लिए सिर्फ ब्रेन के पास सिग्नल जाता है, और सिग्नल हमको क्या बताता है कि चलो जाना है। ठीक है, 1 नंबर ये लिख। फिर ये ब्रेन के पास सिग्नल जाता है और यूरिन कम्स आउट, यूरिन कम्स आउट थ्रू यूरेथ्रा। ठीक है,
ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब इसके बाद हम लोग को जानना है हेमोडायलिसिस, ठीक है। हीमोडायलिसिस होता क्या है? हीमोडायलिसिस सेम एज मतलब जैसे कि किडनी फंक्शन करता है। देखो हीमोडायलिसिस का ज़रूरत कब पड़ता है? जिसमें कि किडनी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका होता है, जिसका किडनी काम नहीं कर सकता है, उसमें हीमोडायलिसिस का ज़रूरत पड़ता है। पहला तो मतलब पहले क्या होता है कि जैसे किडनी ख़राब हो गया तो किडनी ट्रांसप्लांट होने के लिए जो होने के लिए का जो ड्यूरेशन होता है किडनी का, उसके बीच में तो आदमी को ज़िंदा रहना है कैसे भी, तो उसके बीच में ज़िंदा रहने के लिए यही होता है कि मतलब हमारे बॉडी में तो वो वेस्ट को छोड़ सकते नहीं है, नहीं तो हमारा बॉडी मतलब टॉक्सिक हो जाएगा वो और ऐसे ही जानलेवा हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग को ज़रूरत पड़ता है कि डायलिसिस का, ठीक है, हीमोडायलिसिस। तो हीमोडायलिसिस तो टॉपिक नहीं, लेकिन ब्रैकेट में करके आप लोग का दिया हुआ है हीमो डायलिसिस, ठीक है, हेमो डायलाइसिस है, सॉरी डायलाइसिस। अब इसके बारे में थोड़ा बात करें। इसमें होता क्या है कि देखो ये जो एक निकलता है ना यहाँ पे, तो आर्टरी होता है जो रेडियल आर्टरी इसको बोलते हैं, ठीक है। रेडियल आर्टरी में अब हम लोग बात किए थे ट्रांसपोर्ट में कि उसके थ्रू जो ब्लड होता है उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि वो डायरेक्टली ब्लड से दूर लेके जाता है ब्लड को, ठीक है, दूर लेके जाता है और मोटा होता है क्योंकि वो बियर कर पाता है प्रेशर को, तो उसमें ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो हीमोडायलिसिस में क्या होता है कि वो जो रेडियल आर्टरी होता है उसमें एक पाइप को एंटर किया जाता है, उसमें मतलब फिक्स करता है और उसमें से ब्लड निकाल के एक ट्यूब में जाता है जो कि सेलोफेन ट्यूब का बना होता है, ऐसा होता है, बॉटल टाइप होता है ऐसे, ये और ये दोनों सेम ही होता है ब्लड, लेकिन ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है ना कि मतलब ये सेलोफेन का बना होता है, सेलोफेन सेमी परमिएबल होता है। सेमी परमिएबल कहने का क्या मतलब, अब जैसे कि मान लो यार ये ठीक है हाथ है, अब ये हो गया रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी है। अब रेडियल आर्टरी में तो ऑलरेडी रेडियल आर्टरी तो ब्लड से हार्ट से अवे लेके जाता है ना, तो रेडियल आर्टरी से एक पाइप यहाँ पे ट्यूब जोड़ दिए। अब इससे ब्लड जा रहा है जो अनफिल्टर्ड ब्लड है, ठीक है, अनफिल्टर्ड ब्लड है। और ये होता है सेलोफेन ट्यूब होता है, सेलोफेन का बना होता है जो कि सेमी परमेएबल होता है। सेमी परमिएबल मतलब इट इज़ अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब ये सेलेक्टिवली RANE, ठीक है, ये सेलेक्टिवली अलाउ करता है, सबको अलाउ नहीं करता है इसके आर पार जाने को। तो यहाँ पे एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बनाया जाता है, इसमें तो यूरिया होता है, इसमें मतलब कम एथी होता है, इसकी मतलब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण जितना भी मतलब जो अनफिल्टर्ड ब्लड रेडियल आर्टरी से आ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इसमें और इसमें हो जाता है। लेकिन ओस्मोलैरिटी तीनों में सेम, दोनों में सेम होता है, 300 ओस्मोल पर लीटर होता है, ठीक है, 300 इसमें भी होता है, 300 इसमें भी होता है। लेकिन दिक्कत क्या होता है कि ये ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, सॉरी मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अलग होने के कारण और इसका कम हो जाता है, इसका ज़्यादा हो जाता है, इसलिए जितना भी यूरिया जो होता है ना इसमें से इसमें चला जाता है। और हम लोग को तो बस क्या करना था, यूरिया निकालना था, बाकी सब चीज़ तो सेम ही रहना था। तो जो यूरिया इधर से इधर हो गया यूरिया का मूवमेंट, तो यहाँ से फिर से वेन के थ्रू जो कि ब्लड के पास लेके जाता है, वेन के थ्रू फिर से ब्लड को हम लोग रिटर्न कर देते हैं। तो इसको ज़्यादा कुछ नहीं, हिंदी में ऐसे ही लिख लेना है कि मतलब रेडियल आर्टरी से ब्लड को मतलब रेडियल आर्टरी से ब्लड को एक ट्यूब में लेके जाया जाता है जिसको डायलाइज़र बोलते हैं, इसको डायलाइज़र बोलते हैं। डायलाइज़र के अंदर में एक ट्यूब होता है
जो कि सेलोफेन ट्यूब से बना होता है और दोनों का ओस्मोलैरिटी सेम होता है। ये लिक्विड भी ओस्मोलैरिटी सेम ले, डायलाइजिंग फ्लूइड है, इसका भी ओस्मोलैरिटी सेम होता है, बट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण यूरिया इधर से सेलोफेन ट्यूब से बाहर चला जाता है और फिर ये ब्लड फिल्टर्ड हो जाता है और फिर वापस से एक पाइप के थ्रू, ट्यूब के थ्रू जो भी है वेन में वापस से ब्लड चढ़ा दिया जाता है, मतलब वापस से उसी का ब्लड सिर्फ फिल्टर्ड होके वापस चला जाता है। तो उसको हिंदी में हम लोग लिख लेते हैं। हाँ, और एक और चीज़, एंटीकोगुलेंट यहाँ पे ऐड किया जाता है। अब एंटीकोगुलेंट क्या होता है? एंटीकोगुलेंट उसको बोलते हैं जो कि ब्लड को जमने ना दे, और फिर यहाँ पे कोगुलेंट फिर से डाल दिया जाता है कि मतलब ब्लड जम सके। अब एंटीकोगुलेंट के बारे में ऐसे ही एक सुन लो, एंटीकोगुलेंट उसको बोलते हैं जो कि ब्लड को जमने नहीं देता है। कोगुलेंट मतलब क्या होता है? कोगुलेट मतलब जम जाना। अब इसका जम जाने का मतलब क्या होता है? जैसे छिल जाता है हम लोग को हल्का सा, तो वहाँ पे एक घाव टाइप बन जाता है, ब्लड फ्लो कुछ देरी में रुक जाता है। ब्लड फ्लो रुकता क्यों है? कोगुलेंट के कारण, क्योंकि उसमें कोगुलेंट होता है और ब्लड को कोगुलेट करा के जमा देता है, ज़्यादा ब्लड लॉस होने नहीं देता। लेकिन जब एंटी कोगुलेंट ब्लड में मिल जाएगा तो ब्लड फ्लो रुकेगा ही नहीं, क्योंकि ब्लड जम ही नहीं पाएगा उसमें। तो हिंदी में कुछ लिख लेते हैं कि जैसे कि ये पहले तो ये किया जाता है, नाइट्रोजिनस वेस्ट डन टू टेक आउट दी N2 वेस्ट। ठीक है, अब हिंदी में यहाँ पे लिख लेते हैं कि समझ में आना चाहिए, रेडियल आर्टरी से ब्लड निकाल कर उसमें एंटी कोगुलेंट मिला कर उसको डायलाइज़र फ्लूइड से गुजारा जाता है, जिसमें कि एक सेलोफेन ट्यूब होता है जो सेमी परमिएबल होता है। सेमी परमिएबल होता है, इसके कारण कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बनता है और यूरिया बाहर निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, यूरिया बाहर निकल जाता है। उसके बाद कोई और थोड़ा ऊपर पॉइंट लिख लेते हैं, थोड़ा सा और बचा है, यूरिया बाहर निकल गया। अब उसके बाद फिर से उसको एक ट्यूब में कोगुलेंट मिलाकर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट या डिफ्यूज़न, इसको डिफ्यूज़न लिख लो, डिफ्यूज़न के थ्रू, डिफ्यूज़न
डिफ्यूज़न, ठीक है, बनता है और यूरिया बाहर निकल जाता है। फिर उसको कोगुलेंट मिलाकर वेन्स के थ्रू बॉडी में भेज दिया जाता है। चलो, ख़त्म हो गया तुम्हारा हेमोडायलिसिस भी। आई थिंक सबको समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत इजी लैंग्वेज में बताए हैं, कोई हार्ड वर्ड नहीं है, सब हिंदी में है। थोड़ा सीबीएसई के स्टूडेंट हो तो थोड़ा इंग्लिश में अपने से कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन ये समझना ज़्यादा ज़रूरी था। एक बार हिंदी में अगर आता है, एक्सप्लेन कर सकते हो, खुद से ऐसा पढ़ो कि दूसरों को पढ़ा सको। तो ये वाला तो हमको नहीं लगता है कि अगर किसी को समझ में नहीं आया होगा। सेमी परमिएबल और सेमी परमिएबल का मतलब है कि मतलब सेलेक्टिवली अलाउ करता है किसी भी चीज़ को, ठीक है। तो रेडियल आर्टरी से ब्लड निकलता है, ये सारा हम लोग का हो गया। कोगुलेंट बता दिए, एंटी कोगुलेंट बता दिए। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा, और लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही हमारे चैनल पे विज़िट करते रहें। और इसके बाद अब एक क्लास से 2 क्लास मैक्सिमम और है इस चैप्टर के लिए। धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।